दोस्तों इस वीडियो में हम स्लाइस जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट के ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे। काफी सारी मेरी वीडियोस में ना बार बार कमेंट आ रहे थे कि जी स्लाइस जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट के ऊपर पूरा वीडियो बनाओ। अच्छा, अब एक चीज और बताऊं, अगर आप इस टॉपिक के ऊपर यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखोगे ना तो लगभग हर कोई आपको इसकी तारीफों के फूल बांधता हुआ दिखेगा। रीजन सिंपल है, ठीक है, आप समझदार हो। लेकिन ये वाली जो वीडियो है ना, ये मैं आपको बता दूं कोई पेड प्रमोशन नहीं है। इस वीडियो में जेन्युइन जो सारी की सारी बातें होंगी वो सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है, एकदम ऑनेस्टी के साथ। जो इस अकाउंट के फीचर्स हैं सारे के सारे ट्रांसपेरेंसी के साथ हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं इंट्रोडक्शन में ही कहूं कि इस अकाउंट के बारे में, तो आज की डेट में हम कह सकते हैं कि हाँ ये अच्छा जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, क्योंकि रीजन ये है कि ये हमारे को 5.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है जो भी मैं पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखता हूं। वहीं दूसरी बात, मान लो एसबीआई की बात कर लूं, एसबीआई में अगर आप पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखोगे तो सिर्फ 2.5% का ब्याज मिलता है। तो आज की डेट में अच्छा है कि 5.5% का अगर ये मेरे को ब्याज दे रहा है तो मेरे लिए एज अ कस्टमर अच्छा है। लेकिन कुछ एक कमियां भी हैं, वो कमियां आपको कोई बताएगा नहीं। चलो एक काम करते हैं, इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं बिल्कुल कि ये स्लाइस है क्या। देखो बेसिकली स्लाइस पहले एक फिनटेक कंपनी थी, ठीक है, मतलब कोई बैंक नहीं था। अच्छा, बैंक कौन सा था? हमारा नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक था, ठीक है जी। ये नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक 2017 में शुरू हुआ था और इसका मेन मोटिव नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर बैंकिंग को बढ़ाना था। फिर उसके बाद साल 2024 के अंदर यानी लास्ट ईयर जो स्लाइस फिनटेक कंपनी थी उसने मेजर स्टेक परचेज कर लिया नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का, इसलिए इसका जो अब नाम है वो है हमारा स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका नया नाम पड़ गया। अच्छा, अगर मैं आपको वैसे थोड़ा बैंकों के बारे में बताऊं तो आज की डेट में हमारे देश में टोटल 12 सरकारी बैंक है। सरकारी बैंक जैसे आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, ऐसे, ठीक है, ये टोटल 12 सरकारी बैंक है। ऐसे ही हमारे देश में टोटल 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जैसे आपके एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, इंडसइंड, एक्सिस, ये वाले जितने बैंक है, ऐसे टोटल 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक है और टोटल 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जिसमें से एक हमारा जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो पहले नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक था, उसका नाम बदल के अब क्या हो गया, स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक दूसरे कौन से, जैसे एक बहुत मशहूर है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, या फिर आप कह सकते हो कि जी कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ऐसे जितने भी बैंक है ये हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं। अच्छा, क्या ये बैंक सेफ होते हैं? बिल्कुल सेफ होते हैं, क्योंकि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं ये भी DICGC से इंश्योर्ड होते हैं, यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, इससे ये भी बैंक इंश्योर्ड होते हैं। जैसे आपके सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक इंश्योर्ड होते हैं ना, ऐसे ये स्मॉल फाइनेंस बैंक भी DICGC से इंश्योर्ड होते हैं। DICGC आरबीआई की एक सब्सिडरी बॉडी है। ये DICGC क्या कहता है? कहता है कि अगर कल को कोई भी बैंक डूब गया तो उसमें कस्टमर का पड़ा 5 लाख रुपए तक की गारंटी ये बॉडी लेती है कि ये अपनी जेब से कस्टमर को पैसे देगी। अगर आपको लगता है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक डूब सकते हैं तो 5 लाख से ज्यादा पैसा मत रखो। मान लो अगर किसी ने 7 लाख रुपए स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक में रखा है और भगवान ना करे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, कल को ये बैंक डूब जाए तो 5 लाख रुपए तक तो आपको DICGC दे देगा, 2 लाख का आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। तो जो लोगों को लगता है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक कल को डूब ना जाए, वो 5 लाख से ज्यादा बैलेंस अपने अकाउंट में मत रखो। अब आ जाओ स्लाइस सेविंग अकाउंट, स्लाइस जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट, ये इतना मशहूर क्यों हो गया, ठीक है, और इसके ऊपर इतनी ज्यादा वीडियोस क्यों बन रही? देखो सबसे बड़ा कारण इसके ऊपर वीडियोस बनने का है कि ब्रांड इस टाइम पे एडवर्टीजमेंट पे खर्चा कर रहा है, ठीक है। मतलब मोटी कहानी ये है कि पेड प्रमोशंस बहुत ज्यादा चल रहे हैं, एक तो ये रूल है। दूसरा कि क्या सिर्फ पेड प्रमोशन चल रहे हैं इसलिए हमें अकाउंट खोल लेना चाहिए? देखो नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये वाली वीडियो जो मैं बना रहा हूं ये जेन्युइन वीडियो है, कोई प्रमोटेड वीडियो नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर भी मशहूर होने का और कारण क्या है? मशहूर होने का कारण है कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि आज की डेट में 5.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। कोई भी दूसरा बैंक उठा लो, सेविंग्स अकाउंट पे 5.5% का ब्याज नहीं देता। ये क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि चाहे अकाउंट में बैलेंस 0 रखो, चाहे 1000 रखो, चाहे 10 लाख रखो, आपको फ्लैट 5.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। अब कुछ बैंक ऐसे होते हैं, जैसे नए नए बैंक आते हैं, ठीक है, मैं किसी बैंक का नाम नहीं लेता, कुछ बैंक ऐसे करते हैं, बड़ा बड़ा लिख देंगे जी 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर लिमिट्स होती है। वो लिमिट कैसे होगी? बोलेगा कि 0 से लेके अगर 1 लाख बैलेंस पड़ा है ना तो अकाउंट में सिर्फ 2% ब्याज मिलेगा। 1 लाख से लेके 5 लाख तक का जो बैलेंस है उस पर 3% मिलेगा, और 5 लाख से ऊपर जो बैलेंस है उस पर 7% का ब्याज मिलेगा। तो इस तरीके से बाइफरकेट करके ट्रिक्स खेलते हैं। जब एडवर्टीजमेंट की बारी आएगी, बैनर छापने की बारी आएगी, तो बड़ा बड़ा लिख देंगे सेविंग अकाउंट पे 7% का ब्याज। अब मान लो अगर किसी ने सच में 6 लाख रुपए अकाउंट में रखे, तो 6 की 6 लाख, तो ये नहीं कह सकते कि 5 लाख से ऊपर बैलेंस हो गया तो पूरे 6 लाख पे 7% ब्याज मिलेगा, नहीं। अगर ऐसा केस बैठता है तो इसको भी बाइफरकेट करना पड़ेगा। इस 6 लाख के में से शुरू के 1 लाख पे सिर्फ 2% मिलेगा, फिर अगले जो 4 लाख हैं, यानी 1 लाख से लेके 5 लाख, ये जो 4 लाख है इस पे सिर्फ 3% ब्याज मिलेगा, और
लास्ट का जो 1 लाख है उस पे ही सिर्फ 7% का ब्याज मिलेगा। तो ओवरऑल थोड़ी ना 7% का ब्याज मिल रहा है। लेकिन स्लाइस क्यों मशहूर हो रहा है? क्योंकि जी ये हमारे को 5.5% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है। ठीक है, अब काफी लोग कह रहे होंगे कि लग तो ये भी वीडियो पेड रही है क्योंकि आप भी तारीफ हो गए फूल ही बांध रहे हो। नहीं, देखो अब सिंपल सी चीज है, एक कैलकुलेशन समझो। मैं थोड़ा सा ब्लैंक पेज ले लेता हूं। अब ये बैंक है जी नया, ये क्या बोल रहा है, हम 5.5 मतलब इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लैट 5.5% नहीं है। ये कहता है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई की रेपो रेट के साथ लिंक्ड रहने वाला है। भाई आरबीआई की कल को रेपो रेट बढ़ेगी तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, रेपो रेट घटेगी तो इंटरेस्ट रेट भी घट जाएगा। अच्छा, रेपो रेट होती क्या है? देखो रेपो रेट आरबीआई का बस एक टूल है, ये महंगाई को कंट्रोल करता है। समझ के बात को, चलो बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं जाते। मोटी बात आप ये समझो कि जिस ब्याज दर पे भारत के बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा उधार लेते हैं उसे रेपो रेट बोला जाता है। जैसे मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 10,000 करोड़ की जरूरत है, लेकिन उसके पास डिपॉजिटर नहीं आ रहा। मान लो आप और मेरे जैसे लोग ना सेविंग अकाउंट में पैसा ज्यादा रख रहे हैं, ना एफडी करा रहे हैं, ना ही करंट अकाउंट में पैसा रख रहे हैं। अब उसके बाद 10,000 करोड़ की शॉर्टेज हो गई, लेकिन लोन मांगने वाले लोग खड़े हैं आगे। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या कहेगा, यार कोई डिपॉजिटर तो आ नहीं रहा ज्यादा, लेकिन 10,000 करोड़ चाहिए, तो आरबीआई के पास जाएगा। आरबीआई कहेगा पैसे की कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, जितना मर्जी पैसा ले लो, लेकिन जो ब्याज लगाऊंगा वो 5.5% लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि रेपो रेट फिलहाल अभी 5.5% चल रही है। अच्छा, अब मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है आरबीआई की, हर 2 महीने में एक बार होती है। उसमें आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, सेम भी रख सकता है। पिछले काफी टाइम से 5.5% ही चल रही है। चलो ठीक है जी, ये बात भी समझ आ गई। मोटी बात ये अब आप समझ गए कि आरबीआई से बैंक जिस ब्याज दर पे पैसा उधार लेते हैं उसको रेपो रेट बोलते हैं। अब स्लाइस कहता है कि एक बात बताओ, यहां पे स्लाइस बैंक है, स्लाइस कहता है कि मैं अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा उधार लेता हूं तो भी मैं 5.5% पे लेता हूं। तो एक काम करते हैं ना, स्लाइस कहता है कि मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा उधार नहीं लेता, मैं कस्टमर से ही पैसा उधार ले लेता हूं और 5.5% पे ले लेता हूं। भाई कस्टमर का भी भला हो जाएगा, मेरे पास भी पैसा आ जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, ये स्लाइस अपनी एडवर्टीजमेंट में यूज कर रहा है। लेकिन क्या यह सच बात है कि स्लाइस कस्टमर का भला करना चाहता है इसलिए 5.5% का ब्याज ऑफर कर रहा है? भाई अगर मैं आपको यह चीज समझाऊं कि स्लाइस है, ये बैंक है, ठीक है, ये कह रहा है कि मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा उधार लूंगा तो भी मेरे को 5.5% पे लेना पड़ेगा, और अगर मैं कस्टमर से पैसा उधार ले लूं तो भी मैं कस्टमर को ही 5.5% ब्याज दे देता हूं। समझ गए, कस्टमर का भला भी हो जाएगा। क्यों? स्लाइस कहता है कि जी दूसरे बैंक जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कस्टमर को 2.5% का ही ब्याज देते हैं सेविंग्स अकाउंट में रखे पैसे पे, वहीं अगर एसबीआई को आरबीआई से पैसा उधार लेना तो 5.5% पे लेता है, कस्टमर को सिर्फ 2.5% देता है। तो स्लाइस कह रहा है कि हम बहुत महान हैं, हम बहुत अच्छे हैं, इसीलिए हम कस्टमर को भी 5.5% पे का इंटरेस्ट देंगे, और फिर आगे इस पैसे को जब लोन देंगे तो वहां से मैं मान लो लोन दिया 10-12% पे, तो ये कमाई हो गई ना, 5.5% पे पैसा उठाया 12% पे दे दिया, तो बीच का प्रॉफिट है वो कमाई होगी। तो स्लाइस कह रहा है भी हम अपनी ग्रोथ का हिस्सेदार अपने कस्टमर को भी बनाना चाहते हैं। ये इसकी एडवर्टीजमेंट है, सुनने में बहुत अच्छी बात लगती है, लेकिन क्या बैंक के लिए अच्छी चीज है क्या? नहीं। बैंक सबसे मजबूत कौन सा होता है? देखो अभी ये नया बैंक है, ठीक है, इसलिए मैं इसको गलत नहीं कहूंगा, ये ठीक है, ये इसकी टेक्टिक है, अच्छी बात है। क्या अभी स्लाइस के पास एसबीआई जितना कस्टमर बेस है क्या? नहीं। अगर कल को स्लाइस को मौका मिलेगा कि बहुत प्रसिद्ध बैंक हो जाएगा, बहुत मशहूर हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी कहेंगे 5.5% को हटाओ यार, 2-2.5% ही देंगे। बैंक अगर इंडिया के अंदर, ये मैं आपको बहुत डीप चीज बता रहा हूं, अकाउंट ओपनिंग कोई भी आपको बता देगा कि इस पे क्लिक करो, उस पे क्लिक करो, खोल लेना आराम से अकाउंट, लेकिन ये थोड़ी बैंकिंग की चीजें आपको सीखोगे तो लर्निंग मिलेगी, ठीक है। बैंक भारत में सबसे मजबूत कौन सा होता है? सबसे मजबूत ऐसा बैंक जो कभी डूब ही नहीं सकता। मैं ये नहीं कह रहा स्लाइस डूब जाएगा, नया है, कस्टमर बेस जोड़ने के लिए ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं, ठीक है, अच्छी बात है। एज अ कस्टमर मेरे को तो फायदा, भाई मेरे को 5.5% का ब्याज मिल रहा है। लेकिन बैंक सबसे मजबूत कौन सा होता है? जिसका कासा रेशो सबसे ज्यादा होता है। कासा क्या है? करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट। ये एक बैंक है, ठीक है, एक बैंक के अंदर पैसा आ रहा है, लेकिन सारा पैसा एफडी की फॉर्म में आ रहा है। आगे ये बैंक किसी को होम लोन देता है, मान लो 8% आज होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, लेकिन इस बैंक में कोई भी सेविंग अकाउंट नहीं खोल रहा, कोई भी करंट अकाउंट नहीं खोल रहा, हर कोई एफडी कराया जा रहा है, ठीक है जी, कोई बात नहीं, पैसा तो आ रहा है, लेकिन एफडी पे इस बैंक को ब्याज देना पड़ता है 6% का। ठीक बात है, 6% पे पैसा आया, 8% पे लोन दे दिया, मार्जिन कितना है? 2% का। बहुत कम मार्जिन है ना, बहुत कम मार्जिन है। अगर 2-4 कस्टमर ने भी होम लोन डिफॉल्ट कर दिया और 2-4 करोड़ का नुकसान हो गया तो ये आपका 2% नुकसान में चला जाएगा एक तरह से बैंक। लेकिन यही एक दूसरा अच्छा बैंक है, ये क्या करता है? कस्टमर को कहता है ज्यादा से ज्यादा सेविंग अकाउंट खोलो, ज्यादा से ज्यादा करंट अकाउंट खोलो। क्यों? क्योंकि करंट अकाउंट में बैंक 0% ब्याज देता है, यानी फ्री में पैसा बैंक को मिल जाता है। सेविंग अकाउंट में बैंक 2% या 2.5% का ब्याज देता है, यानी
कासा, कासा मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, इसको बोला जाता है लो कॉस्ट फंड। बैंक के पास कम ब्याज दे करके पैसा ज्यादा आ रहा है। अब ये अगर को मान लो, अब इसको ये पकड़ो, ऑन एन एवरेज दोनों को जोड़ के 2% पे पैसा मिल रहा है, ठीक है, और इसको आगे 8% पे ये लोन दे रहा है, तो मार्जिन कितना हो रहा है? 6% का ही मुनाफा कमा रहा है। अब होने तो 2-4 लोन को डिफॉल्ट भी हो जाए तो भी बैंक प्रॉफिट में रहने वाला है। समझ गए मेरी बात को? अब आ जाओ स्लाइस के ऊपर। स्लाइस क्या कर रहा है? स्लाइस ऑब्वियस सी बात है, स्लाइस के पास ना तो नंबर ऑफ सेविंग्स अकाउंट अभी बहुत ज्यादा है, ना ही इसके अंदर कोई बड़ा बड़ा व्यापारी अभी थोड़ी ना करंट अकाउंट खोल लेगा, कहेगा मेरी 1 करोड़ की लिमिट चलने दो, मेरी 5 करोड़ की लिमिट चलने दो। जैसे आईसीआईसी, एचडीएफसी, एक्सिस, आपके बड़े बड़े बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, पीएनबी, इन बैंकों के अंदर अगर मैं 5 करोड़ की लिमिट भी चला दूं, 10 करोड़ की, 50 करोड़ भी अगर रख दूं, तो मेरे को डर नहीं है भाई। सिंपल सी चीज, समझ रहे हो बात को? करंट अकाउंट में चलो हम तो बहुत छोटे लेवल के लोग हैं। आप जैसे फॉर एग्जांपल मेरे घर के नजदीक लुधियाना है, लुधियाना में इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, पता नहीं कितने कितने करोड़ों रुपए की लिमिट चलती है, ठीक है। मैंने खुद मतलब बैंक में मैंने काम किया तो मेरे को तो पता है कि, मैंने लुधियाना भी काम किया तो मेरे को पता है कि कितने कितने करोड़ों की लिमिट चलती है। तो भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर अगर कोई कस्टमर 50 करोड़ भी रख रहा है तो उसको डर नहीं है कि मेरा पैसा मर जाएगा। क्या अब 50-50 करोड़ भी रखते हैं लोग करंट अकाउंट के अंदर, उस बैंक को तो फ्री का ये पैसा मिल गया, अब चाहे इस पैसे को आगे लोन दे। क्या स्लाइस के अंदर करंट अकाउंट में कोई पैसा रखेगा? इतना नहीं रखेगा, फिलहाल नहीं रखेगा। कल को भगवान करे बहुत अच्छा बैंक बन जाए, ठीक है, हमारी बेस्ट विशेष इस बैंक को, लेकिन फिलहाल ना तो स्लाइस के पास सेविंग्स अकाउंट के जरिए पैसा आ रहा, बहुत ज्यादा आ रहा है, लेकिन उसको अट्रैक्ट करना पड़ रहा है। अगर आज स्लाइस एक बैंक बना है, अगर आज स्लाइस कह दे कि मैं भी 2.5% का ही ब्याज दूंगा, तो आप और मैं ये वीडियो भी ना देख रहे होते। कहेगा छोड़ यार, एसबीआई में खोलेंगे, छोड़ आईसीआईसीआई में खोलेंगे, एचडीएफसी, जो भी अच्छे बैंक है उसमें खोलेंगे। आज स्लाइस ये कह रहा है कि 5.5% में ब्याज दे रहा हूं, तभी तो आप और मैं ये वीडियो देख रहे हैं कि दे रहा है, ठीक है, सही भी है कि कुछ ना कुछ छुपा रुस्तम काम है इसके अंदर। समझ गए मेरी बात को? तो कहने का मतलब ये चीज गलत है कि हम लोगों के भलाई के लिए जो है ये सारा कुछ कर रहे हैं, नहीं, ये चीज गलत है। हाँ, एडवर्टीजमेंट के हिसाब से ठीक है, बट ये बोलो कि हमें पैसा चाहिए, पैसा चाहिए इन द सेंस हमें कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, तभी हम रेपो रेट लिंक्ड जो ब्याज दर है उस पर आपको पैसा दे रहे हैं। समझ गए मेरी बात को? तो कोई भलाई वलाई नहीं चल रही है, उसको पैसा चाहिए, उसको कस्टमर अट्रैक्ट करने हैं, इसीलिए वो 5.5% की ब्याज दर पे पैसा सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है, ठीक है। अच्छा, बाकी इसके अंदर आप करंट अकाउंट भी खोल सकते हो, उस पर ब्याज जो है 0% मिलता है, ठीक है। अब आगे एक चीज समझो, नेक्स्ट चीज, एज अ बोरोवर तो हमारे लिए ठीक है, ओ सॉरी, एज अ डिपोजिटर तो हमारे लिए ठीक है कि मैं पैसा जमा कर रहा हूं। अच्छा, दूसरी बात, अब क्योंकि ये स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया तो DICGC से इंश्योर्ड है, तो आप खोल सकते हो अकाउंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दूसरा एंगल ये आ जाता है, अगर एक सिंपल सी चीज समझो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका कासा रेशियो बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर ये 2-2.5% पे पैसा उठा के आगे होम लोन तो 8% पे दे रहा है, पर्सनल लोन मान लो 12% 13% पे दे देगा, हद से हद 15% पे दे देगा, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन है, क्योंकि इसको कम ब्याज पे पैसा मिल रहा है, तो आगे पर्सनल लोन भी ये सस्ते दे रहा है। स्लाइस ऑलरेडी महंगी ब्याज दर पे पैसा उठा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जब ये आगे लोन देगा तो इसका होम लोन भी महंगा होगा, इसका पर्सनल लोन ये अप टू 5 लाख देता है, ठीक है, तो ये इसके पर्सनल लोन भी महंगे होंगे। समझ के बात को? क्यों महंगे होंगे? दूसरे बैंकों से क्यों महंगे होंगे? क्योंकि ये महंगी ब्याज दर पे पैसा उठा रहा है, डिपॉजिटर को ये ज्यादा ब्याज दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आगे भी अपना मार्जिन रखना पड़ेगा भाई, नहीं तो डिफॉल्ट हो गए तो बैंक ही बंद हो जाएगा। तो एज अ बोरोवर अगर मैं बात करूं, अगर आपको लोन्स चाहिए, ठीक है, तो फिर आप बैंकों को प्रेफर करो, आपके चाहे प्राइवेट बैंक हो चाहे सरकारी, अच्छे अच्छे जितने भी बैंक हैं उनको प्रेफर करो। लेकिन अगर आप डिपॉजिटर हो, आपको पैसा रखना है, सेविंग अकाउंट खोलना है, तो फिर आप स्लाइस की तरफ जा सकते हो। अब एक लास्ट चीज कि स्लाइस की तरफ चले तो गए, ठीक बात है, लेकिन अब किन लोगों को जाना चाहिए, किन लोगों को नहीं जाना चाहिए, ये मैं बहुत ऑनेस्टली वीडियो बना रहा हूं आपके साथ। मैं कोई वो चीज नहीं कर रहा, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, जो चीज अच्छी है, जो चीज ड्रॉबैक है वो ड्रॉबैक है, ऑनेस्टली मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। फिर जब आप सब्सक्राइब और लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन बहुत मिलता है। अब सवाल आता है किसके लिए अच्छा है? देखो, आज 5.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ये ऑफर कर रहा है, मतलब फ्लैट 5.5 नहीं है, रेपो रेट के साथ है। कल को रेपो रेट बढ़ के 6% हो जाए तो 6% ब्याज भी कर देगा, ठीक है, कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन आज ये नया बैंक है, इसको कस्टमर जोड़ना है। जब भी कोई नया बैंक आता है, जब मेरे को अच्छे से याद है IDFC फर्स्ट भी आया था, तो उसकी इतनी एडवर्टीजमेंट आती थी कि इतना ब्याज फ्लैट मिलता था, फिर उसने बाइफर्केशन करना शुरू कर दिया। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक आया था, वो भी बहुत अच्छा ब्याज देता था सेविंग्स अकाउंट में, फिर वो चल गया, फिर उसने ब्याज घटा दिए।
तो ऑब्वियस सी बात है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि ये हमेशा के लिए नहीं चलने वाली। ये नया बैंक है, तो आप अकाउंट्स खोलोगे, कस्टमर जुड़ेंगे, जैसे जैसे बैंक मशहूर होता जाएगा इसकी ब्रांचेस खुलती जाएंगी, और ये इसको जब एक फेम मिल जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये आज नहीं तो साल 2 साल बाद, भगवान करे जल्दी ये बैंक ग्रो करे। जब ये ग्रो करेगा तो ये इंटरेस्ट रेट्स को नीचे लेके आएगा। अब अगर तो आप इस टाइप के लोग, इस टाइप की कैटेगरी के लोगों में आते हो कि मुझे 1 या 2 बैंक अकाउंट ही चाहिए, मुझे हेडेक नहीं चाहिए, ठीक है, और मैं भविष्य में इस अकाउंट को बदलूंगा भी नहीं, चाहे इसके ब्याज दर कम हो घटें जो भी होगा, आज मिल रहा है, उम्मीद तो यही है कि अगले 6 महीने 1 साल तक इसका इतना कस्टमर बेस नहीं बनेगा, क्योंकि टाइम लगता है बैंक को, कंपटीशन बहुत है, तो अभी तो मिलेगा ये ब्याज दर। तो अगर आप इस कैटेगरी के लोगों में आते हो कि मुझे 1-2 बैंक अकाउंट चाहिए और मैं बार बार चाहे इसके ब्याज दर घटें ना घटें, तो फिर आप खोल सकते हो, मतलब समझ रहे हो बात को, मैं थोड़ा सा गलत बोल गया। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ 1-2 बैंक अकाउंट ही होने चाहिए, बार बार मैं बदलूंगा नहीं, तो फिर मत खोलो, क्योंकि आज नहीं तो 1-2 साल के बाद इसकी ब्याज दरें घटेंगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा है कि 3-4-5 अकाउंट होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पिछले वाले मैं बंद कर दूंगा, जो मेरे को ज्यादा फायदा देगा मैं उसके साथ ही जुड़ूंगा, तो फिर आप इसकी तरफ जा सकते हो। समझ गए, मैंने आपको पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ इन डेप्थ सब कुछ समझा दिया। अब इसके थोड़े से जो और फीचर्स हैं वो देख लेते हैं। ये मैंने आपको समझा दिया, ब्याज दर आपको समझा दिया। अच्छा, एक चीज़ इसकी एडवर्टीजमेंट में बहुत बार जो ये लोग बताते हैं, वो कहते हैं कि डेली ब्याज मिलता है। भी जैसे मान लो SBI में आपका अकाउंट है, ठीक है, तो SBI में जो भी ब्याज है वो हर 3 महीने में एक बार आपके अकाउंट में आता है। भाई सेविंग अकाउंट में जो भी आप पैसा कमाते हो, हर 3 महीने में आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। ये बोलते हैं कि हम ब्याज डेली बेसिस पे देते हैं। अब उसके लिए क्या बोलते हैं, मान लो आपने 1 लाख रुपए रखे, ठीक है, 1 लाख रुपए अकाउंट में रखे, उसका मान लो ब्याज 5.5% है, तो साल, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं यार आसान भाषा में, उसका मान लो रोज का ब्याज 100 रुपये बन रहा है, ठीक है, तो रोज रात को 12 बजे आपके अकाउंट में 100 रुपये आ गए। अब अगले दिन आपका अकाउंट बैलेंस 1 लाख और 100 रुपये है, तो ये कहते हैं कि अगले दिन अब 1 लाख पे तो ब्याज लगेगा ही लगेगा, साथ में 100 रुपये के ऊपर और लगेगा ब्याज, तो अगले दिन आपका बैलेंस फिर और बढ़ के आएगा, यानी 100 रुपये के ऊपर भी बैलेंस पे ब्याज लगा ना, क्योंकि आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो गया। फिर ये तर्क देते हैं कि मान लो दूसरा कोई बैंक है, वो तो हर 3 महीने में ही सेविंग अकाउंट का ब्याज दे रहा है ना आपको, एक चाहे इकट्ठा दे रहा है, लेकिन ब्याज पे ब्याज नहीं लग रहा। लेकिन वो चीज गलत है, चाहे ऐसे पैसा ले लो, चाहे 3 महीने में इकट्ठा पैसा ले लो, ब्याज पे ब्याज दोनों चीजों में लग रहा है। समझ के बात को, अगर SBI 3 महीने में इकट्ठा ब्याज देता है ना सेविंग अकाउंट का, तो सेविंग्स अकाउंट का जो ब्याज है वो डेली बेसिस पे ही आता है, और उस पे ब्याज भी लगता है। लेकिन बस बाकी जो बैंक है वो 3 महीने का ब्याज इकट्ठा आपके अकाउंट में डाल देते हैं, पर लगता उस पर भी ब्याज ही है। समझ रहे हो बात को, ये बस आपके सेविंग अकाउंट पे एक मैसेज भेज देते हैं, टुडुंग आज का ब्याज आ गया, बस, फर्क कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये भी टेक्निकल बात है जो मैंने आपको समझा दी। अच्छा, FD ऑब्वियस सी बात है, अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे 1 साल और 1 दिन की FD करवाता हूँ स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक में, तो ये आज 7.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज, ठीक है। और बेस्ट इसका ये है कि अगर आप 18 महीने और 1 दिन की FD कराते हो ना, तो सिर्फ 7.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। थोड़ा बहुत सीनियर सिटीजन के लिए शायद 0.25% या आधा % ये फालतू देता है, थोड़ा क्रॉस चेक कर लेना, ये नॉन सीनियर सिटीजन के लिए, ठीक है। बाकी एक चीज और है, थोड़ा सा जब आप इसकी FD की टेबल को देखोगे ना, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है। देखो जैसे यहां पे क्या बोल रहा है, 18 महीने 1 दिन से लेके 18 महीने 2 दिन की FD कराते हो तो 7.75% का ब्याज है। 18 महीने यानी 1.5 साल और 3 दिन की FD करा लेते हो तो ब्याज दर घट जाती है, तो थोड़ा सा अजीब सी है। तो देख लेना जब FD कराओ तो क्या बोलते हैं, अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह देख लेना, ठीक है। बाकी अगर लग रहा है अकाउंट खोलना है तो स्लाइस ऐप है इनकी, ठीक है, वो डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर ऐप स्टोर दोनों पे है, वो इंस्टॉल करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, और बाकी आपके ऊपर है। मैंने जेन्युइनली जो इसके बेस्ट सारी चीज़ें रिसर्च करके मैं आपको बता सकता था वो मैंने आपके सामने बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अभी के लिए दिस इज एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू ऑल। एक चीज़ लास्ट में रहेगी, सॉरी, डेबिट कार्ड चार्जेस, ठीक है। अगर आप फिजिकल वर्चुअल डेबिट कार्ड लेते हो तो कोई चार्जेस नहीं है, फिजिकल डेबिट कार्ड घर पे मंगवाते हो तो 299 रुपये के चार्ज लगते हैं, इंक्लूसिव ऑफ GST। इसके ऊपर GST नहीं लगेगा, GST मिला के 299 रुपये की फीस है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।